हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स, और जो ये प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा वो हैं सभी क्वांटम मैकेनिक्स से। सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो गेट नेक जेस्ट बार्क टिफर के स्टूडेंट्स हों, चाहे आईआईटी जेम के स्टूडेंट्स हों, सभी को बेनिफिट देगी। लेकिन स्टूडेंट्स लगातार डिमांड कर रहे हैं आईआईटी जेम के जो प्रिपरेशन में हैं कि सर एक वीडियो हमारे लिए भी अपलोड करें और कुछ वीडियो हमारे लिए भी अपलोड की जाए। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए कुछ वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। उन वीडियो में से एक जो वीडियो है वो पहली वीडियो में क्वांटम के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्टों को डिस्कस करूँगा, बताऊँगा कि किस तरीक़ा से प्रॉब्लम शॉर्टकट में सॉल्व की जाए और कहाँ से क्वेश्चन किस तरीक़ा से बन के आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं उनमें एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, और सुपरपोजिशन पे देखें किस तरीक़ा की प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें किस तरीक़ा से हम डील करें। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे कुछ मैं अप्लाइड क्वेश्चंस सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि साई जो दे रखा वेव फंक्शन, पार्टिकल का वेव फंक्शन है साई इक्वल टू C1 साई1 प्लस C2 साई2, और यहाँ C1 और C2 जो है वो रियल या इमेजनरी पैरामीटर्स हैं। इसमें साई जो है फंक्शन है x का, वन डायमेंशन सपोज किया हम बॉक्स ले लें तो यहाँ पे साई1 x का फंक्शन होगा और साई2 भी x का फंक्शन होगा। तो ये हम अगर पार्टिकल इन बॉक्स के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व कर रहे हैं, वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरीक़ा से क्वेश्चंस तीनों प्रॉब्लम्स में बनता है और कैसे हम उसे सॉल्व करें। तो x बराबर 0 और x बराबर l के लिए हमें वेव फंक्शन डिफाइन है साई x इक्वल टू C1 साई1 x प्लस C2 साई2 x। यहाँ कई बार C1 और C2 की वैल्यू दे देता है, जैसे साई की वैल्यू को मैंने देखा है पेपर में इस तरीक़ा से दे देता है साई इक्वल टू 3 साई1 प्लस 4 साई2। साथ साथ इसमें क्या पूछता है कि प्रायिकता P1 बताएं, साई1 स्टेट में पाए जाने की प्रायिकता। फिर साथ साथ पूछता है प्रायिकता P2 बताएं वेव फंक्शन साई2 के करस्पॉन्डिंग पाए जाने की प्रायिकता पार्टिकल की, और एक्सपेक्टेशन ही पूछता है। कई बार क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। तो याद रखें कि जब हमारा साई एक्स होगा C1 साई1 x प्लस C2 साई2 x, तो इसमें ये देख लें कि अगर हमारा मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर की अगर वैल्यू 1 है तो उसको हम कहते हैं कि ये वेव फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज्ड है। अगर हमारी ये कंडीशंस ओबे होती है तो हम कहते हैं कि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, और अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो नॉर्मलाइज फिर उसे नॉर्मलाइज करना सीखें। नॉर्मलाइज वेव फंक्शन जो होगा इसमें जो वेव फंक्शन अगर C1 और C2 का ये कंडीशन ओबे नहीं हो रही है तो जो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन होता है वो होता है हमारा C1 अपॉन अंडर रूट और मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर और साई1 x प्लस C2 अपॉन अंडर रूट मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर और साई2 x। इस तरीक़ा से हम इसे करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये वेव फंक्शन देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे C1 की वैल्यू देखें तो 3 होगी, C2 की वैल्यू 4 होगी। तो अगर हम 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, तब ये वेव फंक्शन जो है नॉर्मलाइज नहीं होगा इस केस के अंदर। तब हम इसे नॉर्मलाइज करने के लिए ये कंडीशंस ओबे करेंगे, और जैसे हम इसे ओबे करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 3/5 साई1 प्लस 4/5 और साई2। ये हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। C1 की जगह पे 3 रख दें और C2 की जगह 4 रख दें इस एक्सप्रेशंस में। तो यहाँ से 3/√3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होगा तो 3/5 हो जाएगा। उसी तरीक़ा से यहाँ से ले लेंगे C2 की वैल्यू 4। फिर हमें जैसे ही साई पता चला तो अब हम यहाँ प्रायिकता देख सकते हैं। यहाँ प्रायिकता हो जाएगी, इसका जो कोफिशिएंट स्क्वायर है वो हमारी प्रायिकता दिखाता है। तो यहाँ पर जो प्रायिकता होगी वो प्रायिकता हमारी आ जाएगी 9/25, जो इसमें पाई जाने की प्रायिकता। मॉड C1 स्क्वायर अगर हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो P1 जो होगा वो होगा मॉड C1 स्क्वायर अपॉन मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर। इस तरीक़ा से लेंगे, और P2 जो हमें मिलेगा उसकी वैल्यू होगी मॉड C2 स्क्वायर अपॉन मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर। इस तरीक़ा से लेंगे, और फिर अगर हमारी तीसरी स्टेट तक जाता है प्लस C3 साई3 x ले लेंगे और P1 P2 P3 निकाल लेंगे सेम पैटर्न से। तो P1 वहाँ पे हो जाएगा मॉड C1 स्क्वायर अपॉन मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर प्लस मॉड C3 स्क्वायर। P2 हो जाएगा मॉड C2 स्क्वायर अपॉन मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर प्लस मॉड C3 स्क्वायर, और P3 हो जाएगा हमारा मॉड C3 स्क्वायर अपॉन
मॉग C1 स्क्वायर प्लस मॉग C2 स्क्वायर प्लस मॉग C3 स्क्वायर। अगर 4 तक स्केल तक जाता है तो सिमिलर हम वे में बढ़ सकते हैं आगे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे प्रायिकता जो होगी वो हमारी यहाँ से P1 हम ले सकते हैं, 9/25 आएगी, ये P1 होगी यहाँ पे इस गिवन क्वेश्चन में जो हमारा वेव फंक्शन ये दे रखा है। और P2 जो होगा वो हमारा आ जाएगा 16/25। तो इस तरीक़ा से P1 और P2 हमें पता चलेगा। उसके बाद अगर हमें एक्सपेक्टेशन ही पूछता है कि एनर्जी का एवरेज कैलकुलेट करें तो वहाँ पे P1 E1 प्लस P2 E2 हमें पुट करना है, जहाँ P1 जो होगी वो प्रायिकता 9/25 इस गिवन केस के लिए होगी। E1 की वैल्यू अगर अब हमें क्वेश्चन में देखना है कि जो प्रॉब्लम हमारे लिए पूछी गई है वो हाइड्रोजन एटम की है या हार्मोनिक ऑसिलेटर की है या हमारी जो पार्टिकल इन ए बॉक्स की है। जैसी भी प्रॉब्लम होगी उस हिसाब से हम लेंगे। तो उसके लिए तीनों एक्सप्रेशंस हमें ऑलवेज याद रखने हैं। जो En होता है पार्टिकल इन ए बॉक्स का, अगर लेंथ L का है तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा लेंथ L का जो बॉक्स है उसकी एनर्जी का फॉर्मूला। और अगर ये तो रहेगा पार्टिकल इन ए बॉक्स में, और En की जो वैल्यू है वो होगी हमारी n प्लस हाफ h कट ओमेगा, ये वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में होगी एनर्जी। और अगर हाइड्रोजन के लिए पूछता है क्वेश्चन तो En की वैल्यू होती है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये हम क्वेश्चन में देख लेंगे कि हमारे क्वेश्चन के अंदर किसके लिए क्वेश्चन पूछा है। जैसे अगर यही वेव फंक्शन हमारे लिए क्वेश्चन में दे रखा है कि ये केस जो है वो पार्टिकल इन ए बॉक्स का है, तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू आएगी वो E1 और E2 चाहिए। यहाँ से n की जगह पे 1 ले लेंगे तो E1 की वैल्यू पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर हो जाएगी। अगर हमारा n की वैल्यू 2 हम लेंगे इस केस के लिए तो 4 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर होगी, जहाँ h कट जो है वो h अपॉन 2 पाई है। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन ही कैलकुलेट हो जाएगी। P1 और P2 की वैल्यू ये पुट कर देंगे। अगर यही क्वेश्चन हमारा आता है इन द केस ऑफ द हाइड्रोजन एटम तो वहाँ पे n की वैल्यू को 1 ले लेंगे, जो n बराबर 1 स्टेट में E1 के लिए, और E2 के लिए n की वैल्यू को 2 रख देंगे। और अगर हाइड्रोजन के लिए कहा है तो Z को 1 ले लेंगे और यहाँ पे पुट करके P1 और P2 की ये वैल्यू फिर एक्सपेक्टेशन ही हम कैलकुलेट कर लेंगे औसत एनर्जी की क्या होगी। इस तरीक़ा से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर यही क्वेश्चन हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आता है तो En की वैल्यू को n प्लस हाफ h कट ओमेगा में n की वैल्यू को इस केस के लिए 1 ले लेंगे और इस केस के लिए n की वैल्यू को 2 ले लेंगे और यहाँ से E1 और E2 की वैल्यू लेके यहाँ पे पुट कर देंगे। P1 और P2 यहाँ पे होगा क्योंकि क्वेश्चन इस गिवन के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या हमें करना है कि जो हमारे क्वेश्चन पैटर्न है उसको हमें पकड़ना है, उसको समझने का प्रयास करना है कि क्वेश्चन किसके लिए पूछा है। आप पेपर को पढ़ते समय पे सदा ये ध्यान रखें कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो ऑलवेज मैटर करती है। थोड़ी सी हमारी अगर क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक होती है क्वेश्चन के पढ़ने में तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस तरीक़ा से मैं बता रहा था, अगर हमारा वेव फंक्शन कुछ और आता है तो उसी हिसाब से अपने आप को चेंज कर लें। और ये भी याद रखें कि पार्टिकल जब वेरियस स्टेटों में होता है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करना सीखें कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम कैसे स्टेटों को लेकर चलते हैं और कैसे उनकी एक्सपेक्टेशन एनर्जी और प्रायिकता कैलकुलेट करते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चंस इस पैटर्न पर आते हैं। इसी केस में कई बार क्या कहता है कि हमें साई एक्स जैसे दे देता है, साई एक्स हमसे दिया, साई एक्स दे दिया कि साई एक्स की वैल्यू है हमारी C1 साई1 प्लस C2 साई2। अब हमसे कहता है कि इस वेव फंक्शन का साई एक्स टी बनाएं कि पोजीशन टाइम फंक्शन हम इसका किस तरीक़ा से बनाएंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशंस की दुनिया में कि अगर हमें साई एक्स दे रखा है मीन्स जो हमारा वेव फंक्शन है वो अगर पोजीशन एक्स का फंक्शन है तो उसे पोजीशन टाइम फंक्शन कैसे बनाएं। तो उसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, C1 साई1 एज सच रखें, यहाँ पे हमारा e की पावर माइनस आई E1t अपॉन h का टी फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके केस में हमारा C2 साई2 और e की पावर माइनस आई E2t अपॉन h का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इस तरीक़ा से हम इसे लेंगे और E1 और E2 की जो वैल्यू है वो फिर हम क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन जो हमारे लिए पूछा गया है अगर वो हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा गया है तो यहाँ से इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन हमारे लिए हार्मोनिक ऑसिलेटर 1D में पूछा गया है तो यहाँ से अप्लाई करेंगे। अगर पार्टिकल इन ए बॉक्स का लिया है तो यहाँ से E1 और E2 की वैल्यू यहाँ से लेंगे। तो वो हमें इस चीज़ को देखना है कि क्वेश्चन में हमसे किसके इसके लिए पूछा गया है साई एक्स की। तो यहाँ से E1 और E2 की वैल्यू पुट करें और उसके बाद में इसे सॉल्व कर दें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लगातार क्वेश्चंस इस पर पूछे गए हैं कि साई एक्स को हम साई एक्स की कैसे बनाते हैं। साथ साथ ये भी याद रखें कि हम अगर हमसे पूछता है
कई बार क्वेश्चंस में इस तरीका से भी पूछ लेता है कि साई स्टार एक्स टी और साई एक्स टी की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो हमें क्या करना है कि जो साई एक्स टी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, साई स्टार मीन्स साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बना लेंगे। तो साई स्टार एक्स टी जो लेंगे वो C1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, क्योंकि यहाँ C1 जो और C2 है वो रियल और इमेजरी दोनों तरीका का पैरामीटर हो सकता है, इसलिए यहाँ C1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें, साई1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें और e की पावर i E1 t अपॉन एच कट होगा जो ये वाली टर्म है, क्योंकि माइनस आई जो है वो हमारा प्लस आई हो जाएगा, क्योंकि आई को माइनस आई से बदलेंगे जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, प्लस C2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और साई2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट e की पावर i E2 t अपॉन एच कट, इस तरीका से ले लेंगे। और फिर जो हमने ये वैल्यू ले ली है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और प्रोडक्ट हम लिख देंगे। कई बार इस तरीका का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्योंकि ये हमारा जो कहलाएगा वो कहलाएगी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहाँ पे जो पूछी गई है वो एक्स टी का फंक्शन की फॉर्म में पूछी गई है पोजीशन टाइम के अधीन। तो हम साई स्टार एक्स टी कैलकुलेट कर लें और साई स्टार एक्स टी कैलकुलेट करने के साथ साथ साई एक्स टी कैलकुलेट कर लें। पहले साई एक्स से जो साई एक्स का फंक्शन है पहले उसे साई एक्स को साई एक्स टी में रिप्लेस करें, वो मैंने यहाँ पे सिखाया है किस तरीका से लेंगे। और अगर हमारा 3 तक पूछता है, जैसे इसी पैटर्न पे अगर 3 स्टेज दे देता है तो C3 साई3 दे देता है, तो पैटर्न को सिमिलरली लेके चले। जो हमारा सिमिलर वर्ड्स है वो काफ़ी यूजफुल हो जाता है, e की पावर माइनस I3 t अपॉन एच कट, इस तरीका से होगा। और जो यहाँ पे इस टर्म में जो एक टर्म और हमारी ऐड हो जाएगी, साई3 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, साई3 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट e की पावर I3 t अपॉन एच कट, ये हमारा साई स्टार एक्स टी हो जाएगा इस केस के लिए, और ये साई एक्स टी हो जाएगा। उसके बाद में दोनों को मल्टीप्लाई करें अगर 3 स्टेज तक पूछता है। तो याद रखें कि 1 में पूछ सकता है, 1 डायमेंशन में अगर केवल कहता है कि साई हमारा जो फंक्शन है वो हमारा C1 और साई1 का फंक्शन है, और हमसे पूछता है कि साई एक्स टी हमें इसका बनाना है, तो साई एक्स टी सिंपली इसका बना सकते हैं C1 साई1 e की पावर माइनस I E1 t अपॉन एच कट। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा एक स्टेट के लिए था, फिर ये हमने 2 स्टेट को केवल यहाँ तक डिस्कस किया था, तो 2 स्टेट के लिए था साई एक्स, फिर साई एक्स जो 3 स्टेट के लिए था, फिर हमारा साई एक्स की 3 स्टेट तक हमने लिया, उसी तरीका से 3 स्टेट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तक लिया। तो ये बनाना सीख लें और इस पर अप्लाइड क्वेश्चन देख लें, E1 E2 E3 की वैल्यू यहाँ से पुट करना सीख लें, तो यहाँ से हमें क्वेश्चन कई बार मिलते हैं और इजीली हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन यहाँ से नहीं देखे जाते, लेकिन अगर हमें छोटे छोटे कंसेप्ट हम जानते हैं कि छोटे छोटे कंसेप्ट कैसे बनते हैं, कैसे उन्हें अप्लाई करते हैं, तो हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना ईजी हो जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंफॉर्मेटिव कंसेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये निश्चित तौर से आपकी फिजिक्स को रिच करेंगे और जो कम्युनिकेशंस की दुनिया में क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर करेंगे। तो ये मेरा एफर्ट है उन स्टूडेंटों के लिए जो कम्युनिकेशंस के लिए लगातार प्रिपरेशन में हैं और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एफर्ट है वो समझने का प्रयास करें। क्वेश्चंस कई बार क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे भी पूछे जाते हैं, जैसे एक बार क्वेश्चंस पूछा गया कि V की वैल्यू 0 है, पोटेंशियल 0 है, बताएं कि सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशंस जो आता है हम जानते हैं ये V बराबर 0 जो होता है वो पार्टिकल ने जो हमारा पार्टिकल बॉक्स में है इनफाइनाइटी पोटेंशियल, वो वाला केस है। तो V जो हमारा साई होता है वो हम सब जानते हैं कि x बराबर 0 और l के बीच में भी फंक्शन √2 अपॉन एल साइन n पाई x अपॉन एल की फॉर्म में लिखा जाता है। इसे हम e की पावर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो वो हमारा e की पावर IA फॉर्म भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इसको हम cos AX प्लस साइन AX की फॉर्म में लिखेंगे, और अगर हम इसकी इमेजनरी टर्म लेते हैं तो साइन सॉल्यूशन हो जाता है, और अगर रियल टर्म लेते हैं तो वो कोसाइन सॉल्यूशन हो जाता है। तो इन दोनों कंसेप्टों को भी अच्छे से समझ लें कि जो हमारा कई बार पोटेंशियल देता है और पूछ लेता है कि जो V 0 है तो उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगी। तो एनर्जी आइगन वैल्यू हम सब जानते हैं, एनर्जी आइगन वैल्यू यहाँ पे En जो आता है वो आता है हमारा n² π² h² अपॉन 2ml²। कई बार V की वैल्यू को कहता है कि V हमारा पोटेंशियल जो है वो x² की फॉर्म में है, V x का फंक्शन है, और x² फॉर्म में बताएं कि इसकी एनर्जी क्या होगी। तो ये हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस होगा, यहाँ पे एनर्जी En जो होगी वो हमारी n+12 h ओमेगा होगी, जहाँ ओमेगा जो होगा वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है और ओमेगा रहता है हमारा √k/m, के यहाँ पे
फोर्स कांस्टेंट है और m मास ऑफ द पार्टिकल है। कई बार Vr की वैल्यू को इस तरीका से दे देता है कि Vr हमारा 1/r पे प्रोपोर्शनल है। एनर्जी बताएं कैसे निर्भर करेगा, तो वहाँ पे -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो यहाँ पे मेरा छोटा सा पर्पज ये था कि पोटेंशियल को बताने के बाद एनर्जी आइगन वैल्यू कैसे हमें पता होती हैं। तो एनर्जी की याद रखें कि ये क्वेश्चन ऐसे इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि पोटेंशियल कहता है, और वहाँ पे हमें ये सोचना होता है कि पोटेंशियल हमारा ये कौन से केस के लिए है। तो V0 होता है जब हमारा पार्टिकल के ऊपर, या कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदल देता है कि अगर किसी पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगी। तो अगर फोर्स काम नहीं कर रहा है इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल एनर्जी उस केस में 0 होगी, और उसके बाद एनर्जी आइगन वैल्यू जो होगी वो n²π²h²2ml² होगी। यहाँ पर जो एनर्जी है ये हम सभी केसों में देख रहे हैं कि एनर्जी क्वांटाइज रहती है। जो एनर्जी है क्वांटम मैकेनिक्स में, वो हमारी जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस नहीं रहती, डिस्क्रीट रहती है। डिस्क्रीट का जो मतलब होता है ये होता है कि कुछ ही एनर्जी लेवल पॉसिबल होते हैं। जैसे पार्टिकल इन ए बॉक्स में हम देखेंगे तो एनर्जी जो है पहले E1 होगी, n की वैल्यू को 1 ले लेंगे और इसको π²h² को E1 कहेंगे। अगली जो एनर्जी होगी वो हमारी 4E1 होगी, जब n की वैल्यू को 2 ले लेंगे और इसको E1 कह देंगे π²h²2ml² को। उससे अगली जो एनर्जी होगी वो 9E1 होगी, और उससे आगे जो एनर्जी होगी वो हमारी 16E1 होगी। तो इस तरीक़ा से एनर्जी रहती है। एनर्जी अब जैसे क्वेश्चन में पूछता है कि एक पार्टिकल है ग्राउंड स्टेट में और हम उसे फर्स्ट एक्साइट स्टेट में पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें कितनी एनर्जी सप्लाई करनी होगी। इस तरीक़ा से भी क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो अगर पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में है तो उसकी एनर्जी E1 होगी, ये पार्टिकल इन बॉक्स के लिए मैं बता रहा हूँ। और अगर हम उसे सेकंड एक्साइट स्टेट में पहुंचाना चाहते हैं तो E1 में अगर हम 3E1 एनर्जी ऐड कर देंगे तो पार्टिकल 4E1 एनर्जी प्रोसेस करेगा और वो n=2 में जंप कर जाएगा। तो यहाँ पे हमें अगर E1 से पार्टिकल को पहुंचाना है 4E1 में तो 3E1 एनर्जी सप्लाई करनी होगी। अब क्वेश्चन में कई बार ये कह देता है कि पार्टिकल n=2 में है, n=3 में हम पहुंचाना चाहते हैं सिंगल पार्टिकल को, पार्टिकल इन ए बॉक्स के केस में जहाँ पे लेंथ L है। तो फिर हमें यहाँ 4E1 से 9E1 में ले जाना पड़ेगा, तब हमें पार्टिकल के लिए जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी वो 5E1। और अगर हम यहाँ से देखें कि अगर ये हमारा ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइट स्टेट है, ये सेकंड एक्साइट स्टेट है, सेकंड से थर्ड में ले जाना चाहते हैं तो 7E1 हमें सप्लाई करनी होगी। तो कई बार क्वेश्चंस जो होते हैं जो हमारा कंसेप्ट है उसी पे पूछ लिए जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग करके पूछ लेता है कि अगर पार्टिकल को ग्राउंड से हमें फर्स्ट एक्साइट स्टेट में पहुँचाना है तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, सेकंड से थर्ड में पहुंचाना है तो कितनी होगी। या हमसे कई बार पूछ लेता है कि जो एनर्जी की रेशो होती है वो किस रेशो में चलती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेशो जो है एनर्जी की वो 1, 4, 9, 16, 25 इस फॉर्म में ये रहेगी जो रेशो है। और एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस नहीं रहती है, डिस्क्रीट होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पार्टिकल जो है एनर्जी या तो E1 रखता है और E1 के बाद फिर सिंपली 4E1 रखता है, बीच में कोई एनर्जी प्रोसेस नहीं करता। 4E1 के बाद फिर जो पार्टिकल है वो बीच में कोई एनर्जी प्रोसेस नहीं करता और डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल में फिर वो 9E1 रखता है। तो ये भी ध्यान रखें, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी क्वेश्चंस देखे जाते हैं और कई बार क्या करता है क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा चेंज करता है, V की वैल्यू को बताता है कि V इस तरीक़ा से वेरी कर रहा है पोटेंशियल, और फिर क्वेश्चन उस पर बना देता है। तो याद रखें कि कंसेप्ट जो है, ध्यान रखें कि जो पोटेंशियल होता है कौन से केस में कैसे होता है और उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होती है, और साथ साथ साई एक्स की बनाना, नॉर्मलाइज्ड करना, ये सब चीज़ें सीख के रखें तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं कंपटीशंस की दुनिया में। और ये भी याद रखें कि जो हमारा पार्टिकल इन ए बॉक्स है वो सबसे महत्वपूर्ण है कंपटीशंस की दुनिया में। लगातार इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्टिकल इन ए बॉक्स के ऊपर, तो मैं कुछ और इसके पार्टिकल इन ए बॉक्स में कुछ और ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स में देखें कि जो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स है उसके हिसाब से अगर पार्टिकल को बॉक्स के अंदर हम छोड़ देते हैं तो और पार्टिकल लगातार मोशन में है तो उसके पाए जाने की जो प्रायिकता है ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर वो सेम रहेगी। लेकिन अगर पार्टिकल उसके क्वांटम मैकेनिक्स में देखेंगे तो पार्टिकल जो है उसकी पाए जाने की प्रायिकता सदा हर पॉइंट पर सेम नहीं होती। तो साई जो होता है वेव फंक्शन, साई एक्स की जो वैल्यू होती है पार्टिकल इन ए बॉक्स में वो होती है हमारी √2/L sin n πx/L, ये हमारा वेव फंक्शन होता है। और एनर्जी आइगन वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी En = n²π²h²2ml²। तो ये दो फॉर्मूले ऑलवेज रिमेंबर रखें, एनर्जी आइगन वैल्यू का और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का। ये लिया गया है इस केस के अंदर जहाँ V यहाँ 0 है,
इधर भी इन्फिनिटी है और यहाँ भी इन्फिनिटी है। एक चीज़ सदा याद रखें कि जहाँ पे पोटेंशियल इनफाइनाइट होगा वहाँ पे वेव फंक्शन जीरो होता है। तो साई यहाँ पे जीरो होगा और यहाँ पे साई जो फाइनाइट होगा, जो भी मैंने यहाँ लिखा है, और यहाँ भी साई जीरो होगा। तो साई जीरो होने का मतलब है कि पार्टिकल के पाए जाने की यहाँ प्रायिकता जीरो है, यहाँ जीरो है। ऑल द पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता इस रीजन के अंदर है। तो यहाँ जब हम वेव फंक्शन को प्लॉटिंग देते हैं और वेव फंक्शन के जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है उसके साथ साथ हम इसकी प्रायिकता के लिए कर्व खींचते हैं, तो n बराबर 1 के लिए जो हमारा वेव फंक्शन है वो इस फॉर्म में मिलता है। मैं साई स्क्वायर साई के लिए कर्व खींच रहा हूँ और ये n बराबर 1 के लिए है। n बराबर 2 में दो लूप बन जाएंगे और इस तरीक़ा से हमारा ये लूप बनेगा, पहला लूप और ये सेकंड लूप। आगे जो है केस के अंदर साई स्क्वायर साई के लिए कर्व प्लॉट किए गए हैं। अगले केस के अंदर n बराबर 3 में तीन लूप बन जाएंगे, इस तरीक़ा से ये तीन लूप आएंगे इक्वल साइज़ के, इस तरीक़ा से तीन इक्वल साइज़ के लूप बना लें। फिर पूछता है इसके लिए जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है। इस पर क्वेश्चन आते हैं रेगुलर इंटरवल पे। जैसे पूछता है कि पार्टिकल n बराबर 1 स्टेट में है, उसके पाए जाने की प्रायिकता किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी। तो यहाँ देखिए x बराबर l/2 पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता मैक्सिमम है। तो n बराबर 1 में हम कैसे ट्रेस कर रहे हैं इसे कि साई स्टार साई हमें यहाँ पे लेना है। तो साई स्टार साई जो होगा वो 2/L साइन स्क्वायर n πx/L होगा। फिर उसके बाद क्या करें कि ग्राउंड स्टेट के लिए कर्व लेना है, तो n की वैल्यू को 1 लें और फर्स्ट एक्साइड स्टेट के लिए n की वैल्यू को जो है वो फर्स्ट एक्साइड स्टेट में 2 लें और उसके बाद आगे बढ़ाते चले जाएं। तो n बराबर जब हम 1 लेंगे और x को l/2 कर देंगे तो साइन स्क्वायर π/2 बन जाएगा, जो यहाँ पे ये वैल्यू मैक्सिमम देगा। तो x बराबर l/2 पे मैक्सिमम है। जब n की वैल्यू को 2 ले लेंगे तो x बराबर l/4 और 3l/4 पे ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ हमारे दो पॉइंट ये आ जाएंगे, x बराबर l/4 और 3l/4। तो क्वेश्चन में क्या पूछता है कि ग्राउंड स्टेट में कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे पाए जाने की प्रायिकता मैक्सिमम है। तो ग्राउंड स्टेट में जो पाए जाने की प्रायिकता है मैक्सिमम वो है x बराबर l/2 पे। फर्स्ट एक्साइड स्टेट में पाए जाने की प्रायिकता है l/4 और 3l/4 पर। अगर वो सेकंड एक्साइड स्टेट में पूछता है तो फिर हमें जो लेके चलना है इनको 3 रखना है और फिर x की वैल्यू को देखना है। जब 3 लूप बन जाएंगे तो यहाँ पे ये पता चलेगा कि एक इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो प्रायिकता है पाए जाने की वो मैक्सिमम होगी। ये हमारा l/3 है, ये भी l/3 है, ये भी l/3 है, तो ये पॉइंट l/6 होगा। और ये लूपों के हिसाब से देख लें, ये हमारे 6 लूप हैं, इसमें 6 लूप मतलब 3 लूपों का हाफ पोर्शन। तो l/6 l/6 और l/6, तो यहाँ से 3l/6 होकर ये l/2 पॉइंट आ जाएगा। और 3l/6 में जो हमारा 4l/6 यहाँ तक होगा, 5l/6 यहाँ तक आ जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा 5l/6 पर होगा। तो अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं वो है कि n बराबर 1 पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता l/2 पे मैक्सिमम है और n बराबर 2 में पाए जाने की प्रायिकता l/4 और 3l/4 पे मैक्सिमम है। n बराबर 3 पे पाए जाने की प्रायिकता मैक्सिमम है l/6, l/2 और 5l/6 पर। इसके बाद n बराबर 4 में भी सीख लें और n बराबर 5 तक सीख लें तो आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलता रहेगा, आप इजीली दे पाएंगे। और क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स की मैं थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज़ें भी बोल दूं कि यहाँ n बराबर 1 पे पार्टिकल के जहाँ पाए जाने की प्रायिकता मिड में मैक्सिमम थी, n बराबर 2 में वही प्रायिकता मिड में 0 हो गई और l/4 और 3l/4 पे मैक्सिमम हो गई। उसी तरीक़ा से हम आगे देखेंगे, अगली स्टेट में l/2 पे फिर से मैक्सिमम है और उससे अगले वाले केस के अंदर फिर से उस पॉइंट पर 0 हो जाएगी। तो क्या देख रहे हैं कि मिड में पाए जाने की प्रायिकता अल्टरनेटिंग स्टेट पे मैक्सिमम और 0 होती है। और अगर हम एवरेज देखेंगे तो एवरेज रिजल्ट ये कहेंगे कि हर पॉइंट के ऊपर क्वांटम मैकेनिकल का जो एवरेज है वो सेम की तरफ अप्रोच करेगा, जो क्लासिकल से कोइंसाइड कर जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट थे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें डिस्कस कर रहा था, छोटे छोटे कंसेप्टों को एलोबरेट कर रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से फिजिक्स कम्युनिटी को ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट इनरिच करेंगे और बच्चे जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उन्हें इजीली हैंडल कर पाएंगे। तो आप बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कुछ और वीडियो मैं आगे अपलोड करूँगा और कोशिश करूँगा कि अप्लाइड प्रॉब्लम्स कैसे बनती हैं, कैसे उन्हें सॉल्व करें। इस तरीक़ा के ही क्वेश्चनों की रिक्वायरमेंट होती है कंपटीशंस की दुनिया में। तो उसी अप्रोच को लेकर मैं आगे कुछ और वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो इन्हें देखते रहें रेगुलर और अपने जो इस तरीक़ा के आपको इन वीडियो से मदद मिल रही है उन पर भी कमेंट करें और बताएं आगे किस तरीक़ा की आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है। और साथ साथ ये भी याद रखें कि अल्टीमेट जो है सक्सेस का रास्ता हार्डवर्क से जाता है। तो मेरा सभी स्टूडेंटों से आग्रह है कि वो लगातार मेहनत करते रहें। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।